नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपका चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में, क्योंकि हमने 1813 के चार्टर एक्ट तक पिछले वीडियो में जान चुके थे, इसलिए अब जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दूं कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें से मैंने बताया था कि भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च देने की बात की गई थी, और इसमें सिखों का भारत आगमन शुरू हो चुका था। अर्थात भारत में सिखों का आगमन का अर्थ ये था कि जो ईसाई मिशनरी हुआ करते थे वो अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करने आ चुके थे। अब जानते हैं थोड़ा सा 1833 के बारे में। और 1833 के चार्टर एक्ट जो मैंने बताया मैं कि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है, उसके बाद जो भी नियम आएंगे वो सारे नियम अब अधिनियम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सारे नियम क्या बन जाएंगे? अब अधिनियम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अधिनियम बन जाएंगे। अधिनियम बन जाएंगे, यानी कि अभी तक जो बनते थे वो नियम कानून हुआ करते, मगर अब सारे अधिनियम बन जाएंगे। अब जानते हैं थोड़ा सा 33 के चार्टर एक्ट में क्या ऐसा था। और जो 33 को जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि आपके द्वारा जो मुझे प्यार दिया जा रहा है, मैंने एक श्रृंखला शुरू की है आपके सामने। आपकी श्रृंखला का नाम है OTP। क्या नाम है? OTP, अर्थात 1 टॉपिक पर डे। मैं थोड़ा सा किन्हीं कारणों से व्यस्त चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पर डे नहीं दे पा रहा, मगर उसके लिए मैं सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। तो चलिए शुरू करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट में पहली बात हम जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब समझिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अर्थात क्या क्या प्रावधान किए गए? पूरे भारत का कानून अब एक ही व्यक्ति लागू करेगा। पूरे भारत का कानून अब एक ही व्यक्ति लागू करेगा। पूरे भारत के लिए एक बजट बनाया जाएगा। और जो आयोग गठन की शक्ति होगी, यानी जो आयोग कोई बनाए जाएंगे, जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, जो आयोग गठन की शक्ति होगी वो किसमें कर दी गई? एक अध्यक्ष बना दिया गया, जिसको कौन था अध्यक्ष था? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले के ही समय में, समझ रहे बात को, लॉर्ड मैकाले की ही जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति है, लॉर्ड मैकाले की ही देन है। अर्थात 1834 में क्या मैकाले से शिक्षा पद्धति आई थी, और उसी शिक्षा पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? एक विधि आयोग कहते हैं, यानी विधि आयोग कहते हैं। अर्थात पहला कानून बनाया गया था। इसके कुल अध्यक्ष बनाए गए थे 4 लोग। हमें इनके बारे में नहीं जानना, मगर ये कभी कभी याद आता है पेपर में कि विधि आयोग कब बना था आपका, तो 1834 में। इसको याद रखिएगा। अब जानते हैं थोड़ा सा, कंपनी के एक अधिकार को कभी भी समाप्त कर दिया जाएगा, तो वो था आपका 1813। मगर 1833 का जो एक्ट बना आपका, उसमें जो कंपनी का एक अधिकार था चाय और चीन के साथ, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब यानी कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी कंपनी आएगी, तो चाय और चीन के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेगी, एक अधिकार नहीं करेगी। अब थोड़ा जानते हैं आगे बारे में। अड़वा आता है। और मैं बता दूं आपको कि जो नियम बनाए जाते थे हर 20 वर्ष के बाद बनाए जाते थे। अब यानी कि जो कंपनियां आएंगी, जो महारानी भेजेगी, जिनको भी वायसराय या कह सकते हैं सचिव को, भारत के गवर्नर जनरल को जिनको भेजेगी अपने, तो ये सब 20 वर्ष की क्या नाम है उसकी समीक्षा के लिए भेजेगी। बताइए कंपनी जाकर सही काम कर रही है ना, अन्यथा नहीं कर रही हैं। तो 1833 के बाद कौन सा आता है? 1853, क्योंकि जब 33 में आप 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो अब अगला कानून आया आपका 1853 में चार्टर एक्ट आया। उसमें क्या नियम कानून किए गए? नियम कानून ये थे कि विधायी जो शक्तियां थी, क्या थी? विधायी शक्तियां प्रशासनिक शक्ति को अलग कर दिया गया। जो विधायी शक्ति होंगे तो प्रशासनिक शक्तियों से उसको अलग कर दिया गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया वहां का। क्या कर दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया वहां का। लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया, इसको याद रखिएगा। और ये समझिएगा कि जो विधि निर्माण किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, उस कानून में विधान परिषद की स्थापना करी गई। और विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, इसकी जानकारी के लिए 8 सदस्य और 12 सदस्य का जिक्र मिलता है। अर्थात कम से कम 8 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य वो नियुक्त कर सकते थे। अब जो विधान परिषद की स्थापना करी जाएगी, किसके द्वारा जो नियम लाया गया, किसके द्वारा पास किया जाएगा? अर्थात जब गवर्नर जनरल के पास जो नियम लाया जाएगा
और जब गवर्नर जनरल इस पर हस्ताक्षर कर देगा या उसके पास होकर गुजर जाएगा तो उसी नियम को हम क्या कह देंगे, अधिनियम कह देंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो 1833 का चार्टर एक्ट बनेगा उसके बाद जो भी नियम आएंगे सारे वो नियम अब नियम नहीं रह जाएंगे, महज नियम का काम नहीं करेंगे, वो सारे के सारे अधिनियम बन जाएंगे। और देखिए, कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती शुरू की गई, मगर भर्ती की एक प्रक्रिया रखी गई। क्या रखी गई कि जो भी कर्मचारी कंपनी में भर्ती किया जाएगा वो यूं ही भर्ती नहीं कर दिया जाएगा, एक प्रतियोगी परीक्षाओं से देनी पड़ेगी। इसीलिए तो 1833 के चार्टर एक्ट में बताया गया था कि हर साल प्रतिवर्ष मतलब 2 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे भारतीयों की शिक्षा पर। मैंने बताया था आपको कि भारतीयों की शिक्षा इसलिए नहीं कराई जाएगी कि भारतीयों को मतलब पढ़ा लिखा कराया जाए या मतलब उनको समझदार किया, नहीं, इसलिए पढ़ाया जाएगा, इसलिए शिक्षा पर उनका खर्च किया जाएगा ताकि वो अंग्रेजों के गुलाम बन सके और अंग्रेजों की चाटुकारिता कर सके। ये सत्य बात है बिल्कुल। और देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या थी, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी थी, 24 थी, 24 से घटाकर कितनी कर दी, 18 कर दी गई। अर्थात जो नियम कानून बनाने वाले अधिकारी थे अब संख्या कितनी हुई उनकी, 18 हो गई। और जानते थोड़ा सा, अब जानते थोड़ा सा 1858 का एक्ट के बारे में। 1857 में हमारी पहली क्रांति हो जाती है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया। इसको याद रखिएगा, कब कहाँ पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कहाँ पढ़ा गया, इलाहाबाद में पढ़ा गया। और जो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, अब ये वायसराय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अब ये वायसराय कहलाएगा। इसको याद रखिएगा, किस एक्ट के तहत वायसराय कहलाता है गवर्नर जनरल, तो 1858 का। सभी शक्तियां ब्रिटिश संसद के हाथ में पहुंच गई। और अभी पेट के क्वेश्चन में जो अभी 2015-16 अक्टूबर हुआ था उसमें पूछा था कि 1857 की क्रांति के बाद सबसे बाद क्या हुआ, तो याद रखना कि जो सत्ता थी पूरी वो क्राउन के हाथ में पहुंच चुकी थी। क्या होती थी, क्राउन के, किसके, क्राउन के हाथ में पहुंच चुकी थी, मतलब महारानी यहाँ की अब सर्वे सर्वा बन चुकी थी। और देखिए, और जो 1858 का एक्ट था उसमें 2 चीज लाई गई, एक रॉयल कमीशन लाया गया, एक पील आयोग लाया गया। भारतीय सैनिकों की भर्ती करने के लिए 2 कानून लाए गए, इसको याद रखिएगा। और इसमें है तो बहुत सारी चीजें, मगर हमको ये मेन चीजें पढ़नी थी तो हमने आपको बताया। और देखिए थोड़ा सा, अब आता 1861 का एक्ट। 1861 के एक्ट के तहत क्या क्या किया, गवर्नर जनरल नए प्रांतों का निर्माण कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, प्रांतों का नामकरण कर सकता है। लॉर्ड कैनिंग जो थे मंत्रिमंडल व्यवस्था के हेड बन चुके थे उस समय। कौन बने थे, 1861 में कौन थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। इसको याद रखिएगा, विभागीय प्रणाली का अध्यक्ष बनाए गए थे इसके। अब बात है थोड़ा 1873 का। 1873 का जो एक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी बंद हो सकती थी। यह नियम लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी बंद किया जा सकता है और महज कुछ ही समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाता है। अर्थात 1884 को, मतलब महज 11 सालों के अंदर अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाता है। और 1876 में क्या किया गया, ये याद रखिएगा। इसको ये बहुत आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1876 का जो एक्ट बनाया गया था 24/4/1876 को महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बन जाती हैं। अर्थात जो महारानी विक्टोरिया थी वो इंग्लैंड की ना होकर के भारत की क्या बन गई, वो सम्राज्ञी, अर्थात भारत की महारानी बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी, भारत की महारानी बन चुकी थी। और जानते थोड़ा सा, अब ये 3 अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, 1909, 1919, 1935। ये 3 ऐसे ही मान लीजिए कि पिलर होते हैं। जब हमारा भारत का संवैधानिक विकास चल रहा होता है, संविधान का विकास चल रहा होता है, उस दौरान ये पिलर का काम करते हैं। 1909 का देखते हैं। 1909 का जो एक्ट है वो कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार का, कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार, या 1909 का मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना था। मार्लो जो थे वो भारत सचिव थे और मिंटो जो थे अलग अलग व्यक्ति थे। याद रखिएगा, कोई एक ही व्यक्ति नहीं था, अलग अलग व्यक्ति थे। और जो मिंटो थे वो वायसराय थे। और देखिए नियम, किस नियम के तहत ये मतलब पारित किया गया, तो ये नियम, इस समिति का नाम था अरुंडेल समिति। क्या नाम था, अरुंडेल समिति से परस्पर। और डिवाइड एंड रूल के नियम पर ये काम करता था। क्या काम करता था, डिवाइड एंड रूल, अर्थात फूट डालो और राज करो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के काम करती थी कौन, ये मार्लिमेंटो।
और इसमें एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछता है कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस आर्टिकल में मिला था। तो अनुपूरक पूछने का मिला था किसमें, मार्लो मिंटो, यानी कि 1909 में। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, क्या है भारत की राजधानी, तो आप बताएंगे दिल्ली। यदि आपने दिल्ली के साथ साथ कुछ और बताया, या मतलब कुछ और जानकारी दी, तो हम आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों बताया आपने, इसे कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। और जानते थोड़ा सा, भारत परिषद और कार्यकारिणी परिषद, भारत परिषद कार्यकारिणी परिषद मिलाकर के भारतीयों को शामिल किया गया। इसमें दो लोगों को शामिल किया गया था, एक तुम्हारे केसी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी, इन दो लोगों को इसमें शामिल किया गया था। आप जानते थोड़ा सा और आगे, इन दो को याद रखिएगा। अब जाते हैं 1919 के बारे में। 1919 के बारे में, 1919 का जो अधिनियम था उसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1909 का जो था उसे मार्लो मिंटो कहते हैं, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्स। चलिए, अब जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वो वायसराय थे। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया और 8 प्रांत बनाए गए, जिसमें से जो जनक थे इसके, कौन थे जनक, लियोनस कार्टियस। कौन थे इसके जनक, लियोनस कार्टियस थे द्वैत शासन के। सर्वप्रथम एक शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया जिसका नाम था उत्तरदायी शासन, अर्थात जो भी शासन किया जाएगा महारानी विक्टोरिया के द्वारा, महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया मान लीजिए, महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया मान लीजिए, तो अब एक उत्तरदायी शासन बनेगा। और उत्तरदायी शासन के तहत 1773 से 1919 तक भारत सचिव का वेतन जो था वो भारत के राजस्व से दिया जाता था, लेकिन इसमें एक नियम बदलाव कर दिया गया और अब नियम बदल दिया कि अब वेतन ब्रिटिश के राजस्व से दिया जाएगा, ब्रिटिश के राजस्व से दिया जाएगा। इसमें और भी महत्वपूर्ण जो 1919 का है, महिलाओं को अधिकार, वोट देने का अधिकार मिल गया और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली दी गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अर्थात व्यक्ति स्वयं जाकर वोट देगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अब अरब सिखों पर भी, मतलब जो अब सिखों पर भी लागू, जो सिख आए थे उन पर भी लागू, मतलब यानी कि पहले ईसाई आए थे तो सिखों पर, जो हमारे भारत के सिख हुआ करते थे उन पर लागू नहीं थी, उन पर भी लागू कर दी गई क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब थोड़ा सा हम और जानते हैं, हम तो जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना, एम मतलब मोहम्मद अली, 29 मार्च 1929 को उन्होंने 14 सूत्री मांग रखी जवाहरलाल नेहरू के सामने। और मोहम्मद अली ने इसे कमेटी नहीं माना, मतलब जो 29 मार्च 1929 को जो 14 सूत्री मांग रखा गया था, मतलब जो हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसको कमेटी नहीं माना। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और उन्होंने कहा कि ये 14 सूत्र क्या होता है, हमारी रखी 11 सूत्री मांग रखी है। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना जो 14 सूत्री मांगी, जो 14 सूत्री मांगी, ज्ञान जी ने कहा 14 सूत्री नहीं, 11 सूत्री मांग को रखा जाएगा। और 11 सूत्री मांगी किसने थी, महात्मा गांधी ने मांगी थी। मुख्य कमेटी में सदस्य जो थे, बातें क्या क्या थी, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन होना चाहिए, प्रांतीय स्वतंत्रता होना चाहिए, जो मुख्य मैं बात बता रहा हूँ, जो आपकी 11 सूत्री मांग थी, मौलिक अधिकार आने चाहिए, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली को समाप्त किया जाए। ये जो लोग, सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब होता है कि अलग अलग जाति के आधार पर वोट, अर्थात अलग अलग जाति के आधार पर वोट, किस पे, जाति के आधार पर वोट, ये गलत था जबकि, तो कहा इसको खत्म करो। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, नियम, ये मांग की गई। और 1933 में एक श्वेत पत्र आता है, लॉर्ड लिनलिथगो संयुक्त समिति के उसका अध्यक्ष बने। और अब हम जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जिसका नाम है 1935 का अधिनियम। ये मान लीजिए कि हमारे भारत के संविधान में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। तो अब जानते हैं 1935 का। 1935 का जो अधिनियम था उसमें 321 अनुच्छेद के बारे में बताया गया। हमारे इस समय कितने, 395 अनुच्छेद हैं। भाग 14 थे उस समय, हमारे भाग कितने इस समय, 22 हैं। अनुसूची 10 थी वर्तमान उस समय, इस समय अनुसूची कितनी है, 12 हैं। संविधान पर इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ा। क्या क्या नियम करेगा इसमें, अखिल भारतीय संघ अर्थात यूपीएससी की स्थापना, यानी कि इसमें नियम कानून किया गया, मतलब अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी गई। संघीय न्यायालय अर्थात 10 अक्टूबर 1937 को 1+7 जजों के हिसाब से बनाया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया।
फेडरल कोड बनाई गई। इसके जो चीफ जस्टिस पहले बने थे सर मॉरिस गोयर, इसको याद रखिए, सर मॉरिस गोयर इसके अध्यक्ष बने थे। देखिए कलकत्ता वाले कौन बने थे, एच जे कानिया बने थे उस समय, सॉरी एलिजा एम्पे बने थे, इसको याद नहीं रखना अपन को, मगर ये याद रखना अपन को संयुक्त न्यायालय जो बनाया गया, फेडरल का जज बनाए गए या मतलब कोर्ट बनाई गई, उसके सर मॉरिस गोयर बने थे। कौन बने थे, मॉरिस गोयर बने थे। इसके विरुद्ध अपील यदि हमें करना, किसके विरुद्ध, संघीय न्यायालय के विरुद्ध यदि अपील करना है तो हमको ब्रिटिश के प्रीवियस काउंसिल या प्रीवियस काउंसिल में जाना पड़ेगा हमें। शक्तियों में विभाजन किया गया, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध मतलब किया गया। अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो वायसराय को दे देंगे, अर्थात जो ज्यादा शक्तियां थी, वो जो बची हुई शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी जाती हैं। संघ में 59 विषय थे, राज्य में भी 59 विषय थे, मगर समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। और देखिए क्या क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। यूरोपीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, अर्थ आंग्ल भारतीय का मतलब होता है अंग्रेज, मतलब भारत के लोग जो अंग्रेजी देशों में जाके बस चुके थे उनको आंग्ल भारतीय कहते हैं, और हरिजन शामिल किए गए इसमें। और क्या क्या किया गया, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। और जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। तो क्वेश्चन आता है किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के अधिनियम के तहत। अभी पैट के आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। 11 प्रांतों में विधानसभा को चुना गया और 6 प्रांतों में द्विसदन थे। देखिए द्विसदन अभी हमारे कितने में है, तो हमारे अभी कितने में है, 6 में है। हम एक आपको ट्रिक देते हैं विधानसभा याद करने की, किन किन राज्यों में है, सॉरी विधान परिषद किन किन राज्यों में, 6 राज्यों में है। हम आपको याद देते ट्रिक देते, कुंभ जाट, KUMBJAT। अब जे मतलब जम्मू कश्मीर को काट दीजिए, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर हम ऐसे याद कराएंगे आपको मैप के माध्यम से, चलिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से। यदि मान लीजिए ये भारत है ना, ये भारत है मान लीजिए, थोड़ा सा हम आपको सिखा दे रहे हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार एक जैसे बॉर्डर साझा करते हैं, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल बॉर्डर साझा करते हैं, सॉरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर साझा करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र और आपके क्या, और महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक ये बॉर्डर साझा करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर साझा करते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर साझा करते हैं, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर साझा करते हैं। तो आपकी एक छोटी ट्रिक थी, ट्रिक याद करना चाहें तो कुंभ जाट के नाम है, KUMBJAT, कुंभ जाट करके आप याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर को आप काट दीजिएगा। तो आपको हमारे जो भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है उन पर याद रखेंगे। क्या विधान परिषद, क्या है, विधान परिषद है 6 राज्यों में। तो ये थे आपके कुछ चार्टर एक्ट। और आपको वीडियो कैसी लगती है या मेरा प्रयास कैसा लगता है, तो यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। और आप जितना प्यार दे रहे हैं थैंक यू इसके लिए बहुत ज़्यादा। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।